तो हम बात कर रहे थे डाइमर और पॉलीमर बनाने के तरीकों के बारे में, और उसमें से सबसे पहला तरीका जो हमने स्टार्ट कर दिया था, नाम दिया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम नाम देते हैं बनाना बॉन्डिंग का। 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनकर आता है उसी को हम नाम देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्डिंग। फेमस एग्जांपल जो हमने लिया था उसको हमने नाम दिया था B2S6, दैट इज नोन एज डाइबोरेन। 2 बोरोन और उसके साथ 6 हाइड्रोजन लगे हुए। क्या कहा था स्ट्रक्चर के बारे में? कोने पर जो बनता है 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से नाम दिया जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और जो बीच में बनकर आता है बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, नाम देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा, अंदर का कम, अंदर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बाहर की कम। इसके अलावा मैक्सिमम एटम जो सेम प्लेन में आते हैं वो होते हैं 6, 2 बोरोन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन प्लेन से ऊपर और एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन प्लेन से नीचे की तरफ जा रहा होता है। और मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं 4, और जो रिप्लेस किए जा सकते हैं वो होते हैं टर्मिनल। ब्रिजिंग हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए यहां पर 2 हाइड्रोजन हम बचा देते हैं। नेक्स्ट वन, कहा था ये वाला बॉन्ड आपको तब बनाना होता है जब कोने पर हाइड्रोजन लगा हो और आप पॉलीमर बनाने जा रहे हो। देखो BeH2 था, इसका डाइमर बनाया है वेपर फेज में। BeH2 था, इसका पॉलीमर बनाया है सॉलिड फेज में। एक ही बात बनी है दोनों के अंदर। डाइमर बनाया है तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनकर आया? sp2 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? प्लेनर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी क्योंकि ऑक्टेट तो पूरे हो नहीं पाते। अगर इसके अंदर हम देखें तो ये वाला जो बेरिलियम मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो पाए। इधर वाले हम बात करेंगे 1 2 3 और 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहा। पॉलीमर बना दो। पॉलीमर बनाया तो क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। sp3 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल प्लेन में नहीं आ पाता, दिस वन इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इसको भी कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं चेक करो। इधर इस बेरिलियम की बात करूं तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होके आए। कैसा हो पा रहा होगा? ये जो पॉलीमर बना है, अगर इसको आप विजुअलाइज करना चाहें तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ये बेरिलियम थे जो कि सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये मैंने सारे बेरिलियम इंडिकेट कर दिए। 4 बॉन्ड बना रखा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 में से 2 तो भरे हुए ऑर्बिटल्स होंगे और बाकी के 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो खाली रहे होंगे। तो ये रहा बेरिलियम जिसके पास 2 भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं और बाकी के 2 खाली ऑर्बिटल चल रहे हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको कंबाइन करना है इसके साथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है s में। पहले अगर इसकी बात पूरी कर लें तो ये बेरिलियम था जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 खाली थे। वैलेंस शेल में 2 थे और बाकी के 2 खाली चल रहे थे। अब हाइड्रोजन को लेकर आए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है s ऑर्बिटल में और s का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। तो हाइड्रोजन जो है वो अपने स्फेरिकल लोब के साथ आएगा और इसके साथ कंबाइन करते हुए इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये चीज आगे की तरफ जाती जाएगी और खूब सारे कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे? पॉलीमर। जरा इलेक्ट्रॉनों की कैलकुलेशन करना। यहां पर अगर मैं गिनना चाहूं तो इस बेरिलियम के पास 1 2 3, अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूंगा इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा 4। पर दिक्कत क्या होगी? यहां पर जैसे इस बेरिलियम के पास में गिनने बैठा 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे इलेक्ट्रॉन अगर यहां गिन लिए, उधर भी आगे जुड़ेगा ना, उसका भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर इस बेरिलियम के पास जब गिनने जाओगे तो इसके पास 1 2 और 3 4 होंगे क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो आपने उधर गिन लिए। इस वाले के पास गिनती करोगे, कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिन लिए। तो जब इस बेरिलियम के पास गिनने के लिए जाओगे तो 1 2 3 4 होगा क्योंकि बाकी तो खत्म हो गए। तो कुल मिला के परमानेंट ऑक्टेट नहीं हो पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन कोने पर जुड़ा हुआ है। उसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाता है और बाकी ये डिब्बा तो खाली चल रहा है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से कैसे कंपाउंड कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो बनाना बॉन्डिंग वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि वो लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर अगली कैटेगरी जो नाम दी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से जब आप बनाते हो तो उसको हम नाम देते हैं 3 सेंटर
4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना हुआ है। एल्यूमिनियम का डाइमर है Al2Cl6। किसका डाइमर है ये? AlCl3 का। एल्यूमिनियम के क्लोराइड है और एल्यूमिनियम के जब दो क्लोराइड कंबाइन किए होंगे तब इसका फॉर्मूला बनकर आया होगा, दिस वन इज Al2Cl6। ये रहा डाइमर ऑफ AlCl3, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में बना के दिखाया है। देखिए ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार, समझना। दो एल्यूमिनियम के क्लोराइड आपको जोड़ने थे। चलिए भाई, ये रहा एल्यूमिनियम का क्लोराइड, ये एक AlCl3 था, अगला वाला भी AlCl3 था, दोनों को कंबाइन करके ये मैंने डाइमर के लिए कंडीशन बना दी है। अगर आप कोने पर देखें तो आपको नजर आएगा कि कोने पर क्लोरीन लगा हुआ है, और अगर कोने पर क्लोरीन लगा है तो आप जानते हो क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उसके पास तो 3 लोन पेयर है। अगर एक के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो तो वो दोनों कंबाइन करके कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एल्यूमिनियम के क्लोराइड ने डाइमर बना दिया, फॉर्मूला हो गया Al2Cl6। चेक करो क्या क्या कह पाओगे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ बात करें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बना है, तो जरा उसको देखो। अगर आप इस ब्रिज वाले बॉन्ड की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ थे, और क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं। 2 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4 और एटम जुड़े हैं 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या नाम दिया है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, कितने एटम जुड़े हुए हैं? 3। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके थे, एक एल्यूमिनियम का था, एक क्लोरीन का था, और एक लोन पेयर इसने डोनेट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। नाम दिया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बने हुए हैं? 2। कैसे बने होंगे? इधर भी यही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक एल्यूमिनियम का है, एक क्लोरीन का है, और एक क्लोरीन का लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल है। गिनोगे तो जरा चेक करना क्या कहोगे। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कंडीशन वैसी ही बनकर आई। एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, एटम 3 जुड़े हैं और इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं 4। क्या नाम दोगे? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बन रहा था? क्योंकि कोने पर आया था हाइड्रोजन। अगर कोने पर हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये लोन पेयर गायब हो गया, और लोन पेयर गायब होते ही एटम 3 और इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, नाम बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लोन पेयर आ गया, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड का नाम बन गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बने हैं ऐसा? एक ऊपर और एक नीचे, मतलब कितने बनकर आए हैं? 2। नेक्स्ट वन, अगला नाम जो दिया है वो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला बॉन्ड, एल्यूमिनियम और क्लोरीन 2 एटम है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन भी 2 आए हैं, तो क्या नाम दिया है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, ऐसे कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4, उसको मैंने नाम दिया है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये एल्यूमिनियम के क्लोराइड का डाइमर था, इसको आपने यहाँ पर बनाकर रिप्रेजेंट किया। क्या क्या कहा? अल्फा और बीटा कैसे कंपेयर कर रहे हो चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें 1 2 3 4, क्या हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा? sp3। sp3 मतलब ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कैसा स्ट्रक्चर हो गया? नॉन प्लेनर। ऑक्टेट की बात करें तो एल्यूमिनियम के क्लोराइड का अब ऑक्टेट पूरा हो चुका है। क्यों हो गया होगा ऑक्टेट पूरा? अगर आप AlCl3 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं होता, क्योंकि AlCl3 में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के क्लोराइड के पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते थे, पर अब उसका ऑक्टेट हो चुका है। गिनो जरा कैसे हो गया। अगर यहाँ से गिनना चालू करेंगे तो यहाँ पर 1 2 इधर आया, 3 4, यहाँ पर हो गया 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। और अगर ऑक्टेट हो गया तो हम कहेंगे इसके अंदर दूसरे से लोन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कम हो गया, और अगर दूसरे से लोन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कम हो गया तो कहेंगे लेविस एसिडिक नेचर कम हो गई। आपसे पूछा रहता है कि दोनों में से ज्यादा बढ़िया लेविस एसिड कौन होगा? BCl3 और AlCl3, ज्यादा बढ़िया लेविस एसिड कौन होगा? तो हम कहेंगे BCl3 ज्यादा बढ़िया लेविस एसिड है। क्यों ज्यादा बढ़िया लेविस एसिड है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम का क्लोराइड है AlCl3, वो तो अपना डाइमर बनाना प्रीफर करता है, और डाइमर बनाते ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और अगर ऑक्टेट हो गया तो फिर दूसरे से लोन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा बढ़िया लेविस एसिड BCl3 कहलाता है। इसके अलावा देखो और क्या कहें। बॉन्ड एंगल अगर हम कंपेयर करें sp3 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल ने आना चाहिए 109.28, कम ज्यादा होंगे। कैसे इंडिकेट करोगे कम ज्यादा को? देखना, अल्फा अंदर वाला एंगल था, बीटा बाहर वाला था, कहा है बाहर वाला एंगल ज्यादा है और अंदर वाला बॉन्ड एंगल कम है। क्यों कहा होगा चेक करो।
अगर यहां से मैं बात करूं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। क्लोरीन ने एक तो बॉन्ड बना लिया, बाकी 2 3 4 5 6 7, कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? 3। 3 लोन पेयर इसके पास है और 3 लोन पेयर इसके पास है। कितने लोन पेयर हो गए? 6। अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर्स के बीच में लगता है रिपल्शन, और रिपल्शन होगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। यहां से ही बात करें, यहां पर था 1 2 3, ये तो काम में आ चुका। बाकी 4 5 6 7, यहाँ पर इसके पास भी 2 लोन पेयर है और इसके पास भी 2 लोन पेयर है। यहाँ 2 और 2 4 लोन पेयर का रिपल्शन है, जबकि वहां 3 और 3 6 लोन पेयर का रिपल्शन है। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, दूर होने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। इसीलिए अल्फा और बीटा में से हम कहते हैं कि बीटा का बॉन्ड एंगल ज्यादा और अल्फा का बॉन्ड एंगल कम है। बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा है और अंदर का बॉन्ड एंगल कम हो गया। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, एक्स और वाई में अगर कंपेयर करें, एक्स अंदर वाली बॉन्ड लेंथ है और वाई बाहर वाली है, क्या कहेंगे? अंदर की तरफ आप देखोगे तो एक 4 मेंबर्ड रिंग बनी है, और हम जानते हैं कि लेस मेंबर्ड रिंग होती है तो एंगल स्ट्रेन होता है, और एंगल स्ट्रेन होगा तो उसकी वजह से उनमें रिपल्शन लगेगा, और रिपल्शन लगेगा तो एटम एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगी। तो क्या कहोगे? एक्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और वाई की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड था जो डाइमर बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? Al2Cl6। उसकी प्रॉपर्टीज हमने इंडिकेट की है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 3 एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या नाम देते हो? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। इसी के लिए और भी एग्जाम्पल जो लिए हैं, बेरिलियम का क्लोराइड था जो कि डाइमर की फॉर्म में लिखा है अपन ने वेपर फेज में, और बेरिलियम का क्लोराइड था N मतलब पॉलीमर की फॉर्म में पाया जाता है सॉलिड फेज में। ये डाइमर और ये वाला पॉलीमर। एक बार डाइमर बनाते हैं। ये रहा बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। ये रहा BeCl2, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या नाम दिया जाएगा? दिस वन इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके अंदर भी बना हुआ है, एक ऊपर बना है, एक नीचे बना है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देख लो, 1 2 3 बॉन्ड बने, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का। ऑक्टेट हुआ या नहीं हुआ? काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कैसा कहोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया। अगला देखो, सॉलिड फेज में पॉलीमर बना रखा है। ये एक BeCl2 था, ये अगला BeCl2 है, इसका क्लोरीन इसे दे रहा है, इसका क्लोरीन इसे दे रहा है। अगला BeCl2 था, ये क्लोरीन इसे दे रहा है, ये क्लोरीन इसे दे रहा है। ये BeCl2 था, ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर डोनेट करेगा। ये BeCl2 है, ये इधर डोनेट कर रहा है, ये इधर डोनेट कर रहा है, सिलसिला चलता गया, पॉलीमर बना दिया। क्या कहोगे इस पॉलीमर के अंदर? एक बेरिलियम ने 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आया? sp3। sp3 है मतलब ज्योमेट्री कैसी हो गई? नॉन प्लेनर, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ऑक्टेट हो चुका है। क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से बेरिलियम का कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका ऑक्टेट हो चुका है। तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि BeCl2 और साथ में कहेगा सॉलिड। सॉलिड में आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि BeCl2 सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पॉलीमर। और जब ये पॉलीमर में होता है तो इसका ऑक्टेट हो जाता है। पहले नहीं हुआ था, BeH2 में नहीं हुआ, जब डाइमर बना तो नहीं हुआ, सॉलिड N बना तो नहीं हुआ, BeCl2 ने डाइमर बनाया तो नहीं हुआ, पॉलीमर में जाके हुआ। कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो, क्या कहोगे? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, इधर 2 दिए थे, 5 6, इधर 2 दिए थे, 7 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। तो BeCl2 सॉलिड फॉर्म में होता है तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और बॉन्ड वही बनकर आया है। यहाँ से भी वही है, नीचे भी वही है। क्या कहोगे? 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसलिए क्या नाम देते हो? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना। एक और एग्जांपल ले लो, I2Cl6 इसी चीज का एग्जांपल है। ICl3 का डाइमर है ये। क्या कहोगे? देखो ICl3 के लिए, ये आयोडीन का क्लोराइड था, फॉर्मूला लिखा अपन ने ICl3 में। ये आयोडीन के पास 3 क्लोरीन जोड़ रखे हैं। अगला ICl3 आएगा, वहां पर भी सेम कंडीशन होगी, आयोडीन के पास 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है और आयोडीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक का लोन पेयर हो, दूसरे का वैकेंट है, तो कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बना दिया? कोऑर्डिनेट। मतलब ये वाला बॉन्ड तब बनता है जब क्लोरीन साइड में जुड़ा हो, जिसके पास लोन पेयर हो, वो लोन पेयर डोनेट करके कौन से बॉन्ड से बॉन्ड बना दे?
कोऑर्डिनेट से। चेक करो क्या कहोगे। यहाँ पर जो बना था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4। तो क्या नाम बनकर आएगा, 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, नाम देंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। चलिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है आयोडीन का sp3d2। क्यों लिखा होगा चेक करना। इसलिए लिखा है क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बने, लोन पेयर भी तो हैं। आयोडीन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 1 2 3 ही तो बॉन्ड बना है। 3 के बाद क्या क्या बचेगा, 4 5 6 7, ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 ही तो बॉन्ड बना है, बाकी 4 5 6 7। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन गिनो। अब कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनकर आएगा, sp3d2। sp3d2 की ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम नाम देते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। 2 लोन पेयर लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो शेप बन के आया, उसको हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर होने की वजह से इसका शेप कैसा बोल दिया है, प्लेनर। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बोला है। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोला है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। गिनो जरा 12 कैसे कहोगे। इलेक्ट्रॉनों की कैलकुलेशन करें, यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ऑलरेडी इसके पास थे ही सही, और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। और ऐसे कंपाउंड जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं हाइपरवैलेंट, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, उसको हमने नाम दिया है। और ये एक ऐसा डाइमर बना है जो कि डाइमर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं जा रहा। आपसे एग्जांपल पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा डाइमर बना है जहां पर ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, उसका एग्जांपल हुआ। और भी आए थे बेरिलियम के कंपाउंड, बेरिलियम का BeCl2n सॉलिड में जाके ऑक्टेट हुआ था, बाकियों में नहीं हुआ। बाकी तो कर लेते हैं, जैसे कि ICl3 वो डाइमर बनाता है तो कर लेता है। पर यहाँ डाइमर बना, इसके पहले पास भी 8 से ज्यादा थे और बाद में भी 8 से ज्यादा है। पहले क्या, जैसे पहले की बात करूं तो मैं ICl3 के लिए कहूंगा, तो ICl3 में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 3 क्लोरीन और आगे कितने हो गए, 10। पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और अभी 12 हैं। ये पहले भी हाइपरवैलेंट था और बाद में भी हाइपरवैलेंट ही रहा। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है जहां कोने पर क्लोरीन जुड़ा है, और क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करते हुए कौन से बॉन्ड से डाइमर बनाता है, कोऑर्डिनेट से। और जब कोऑर्डिनेट से बनता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और देखते हैं कुछ पॉइंट हैं जो इसके लिए लिखे हैं। जैसे BCl3, BBr3 और Bi3 को जो है डाइमर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर डाइमर बनाओगे तो क्लोरीन जो है वो ब्रिज पे लगेगा, ब्रोमीन ब्रिज पे लगेगा और आयोडीन ब्रिज पे लगेगा। और लार्ज साइज के हेलोजेंस होंगे तो उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, जिसकी वजह से वो ब्रिज को तोड़ देगा। इसी वजह से ये जो है इस तरह से डायमंड नहीं बना रहे होते। BF3 को डायमंड नहीं बनाना पड़ता क्योंकि उसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाती है। अगर वो अपने ही अंदर एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर दूसरे से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई। इसके अलावा AlF3 को डायमंड नहीं बनाना होता क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयनिक होता है। ये अगर देखोगे आप तो एल्यूमिनियम पे चार्ज आया +3 और फ्लोरीन पर आया -1, और AlF3 आयनिक है, और आयनिक होने की वजह से इसका ऑक्टेट तो हो चुका है पहले से ही, इसको डायमंड नहीं बनाना पड़ता। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने काम में लिए। एक और तरीका जहां डाइमर बनाने की जरूरत हमें होती है, नाम दिया है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या होता है भाई ये, जब 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए तो उसी को नाम देते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो नॉर्मल बॉन्ड है वैसे, क्योंकि कोई भी अगर आप एक बॉन्ड बनाते हो तो आप उसके अंदर कहते हो कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर का और एक इधर का, तो 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाम दिया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बस काम की बात इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये भी कुछ का डाइमर बनाने के काम में आया। NO2 का डाइमर बनाया N2O4। चेक करो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं, 2। इधर आया डबल O, इधर आया कोऑर्डिनेट O, और कितना अनपेड बच गया, 1। ये रहा भाई 1 अनपेड। अब N2O4 बनाओ, कितने NO2 जोड़ने होंगे, 2। ये रहे 2 NO2। ये पहला NO2 था जिसके अंदर इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ये रहा इसका 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगला जब NO2 आएगा तो वहां पर भी कंडीशन यही होगी, ये डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट O, और यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास 1 अनपेड है। अनपेड है मतलब दोनों का नेचर कैसा है अभी तक, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है और ये कलर्ड होता है। पूछा जाए कौन सा कलर है, कहेंगे रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है NO2। अब जब डाइमर बनाओगे तो क्या करोगे, आप इन दोनों के अनपेड को मिला के पेयर्ड अप कर दोगे, और जब आपने पेयर्ड अप कर दिया तो वो जो पहले पैरामैग्नेटिक था वो अब कैसा बन गया, डायामैग्नेटिक।
जो कंपाउंड पहले कलर्ड था वो कैसा बन जाएगा, कलरलेस। तो NO2 जो होता है वो कलर्ड है रेडिश ब्राउन कलर का, जबकि N2O4 कैसा हो जाता है, कलरलेस। और जब आपने इसका डाइमर बनाया तो आपने दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा, इसीलिए मैंने क्या नाम दे दिया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कब के लिए जरूरी है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, क्योंकि जब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है तो उसके अंदर एक अनपेयर्ड बचा होता है, और वो जो एक अनपेयर्ड बचा होता है वो अनपेयर्ड आपस में कंबाइन करके पेयर्ड अप हो जाते हैं, और जब वो पेयर्ड अप हो जाते हैं तो उस केस में जो डाइमर बनकर आता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से लो एग्जांपल, ClO3 लेते हैं। क्लोरीन था जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑक्सीजन 3 जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला ClO3 आएगा, उसके पास भी एक अनपेयर्ड होगा, दोनों के अनपेयर्ड मिलके कंपाउंड बन जाएगा Cl2O6। चेक करो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इधर भी आया 1 2 3 4 5 6 और 1 7, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है। पर जब आप डाइमर बनाने जाओगे तो आप इनको अनपेयर्ड को पेयर्ड अप कर दोगे, और जैसे ही पेयर्ड अप हो जाएंगे, पहले ये पैरामैग्नेटिक था और अब ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का जब डाइमर बनाते हो तो उस कंडीशन में आपको जो बॉन्ड बनाना पड़ता है उसको हम क्या नाम देते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसके अंदर काम की बात कि आपको वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती, आपने कोऑर्डिनेट से डाइमर बनाया था, आपको वैकेंट चाहिए था। एक एल्यूमिनियम का क्लोराइड दूसरे एल्यूमिनियम के क्लोराइड के साथ जुड़ता है तो क्लोरीन वैकेंट में जाता है एल्यूमिनियम के। बेरिलियम का क्लोराइड जब बेरिलियम क्लोराइड से जुड़ता है तो क्लोरीन का लोन पेयर बेरिलियम के वैकेंट में जाता है। B2S6 जब डाई बोरेन बना के दिखाया तो कहा बोरोन के पास 3 तो भरे हुए थे पर एक खाली डिब्बा काम में आया था। उन सब जगहों पर वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होती है, पर ये ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती है। तो ये बिना वैकेंट के बनने वाले बॉन्ड हैं, और ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के डाइमर होते हैं, जहां ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपस में कंबाइन होती है और वो ओड से इवन बन जाती है, जो पहले पैरामैग्नेटिक होते हैं और बाद में डाया बनकर आते हैं। एग्जाम्पल देखो, CH3 था, 2 कंबाइन कर दो C2H6 बन गया। CF3 था, 2 कंबाइन कर दो C2F6 बन गया। SiS3 था, 2 कंबाइन कर दो बन गया Si2H6। ये उन्हीं के डाइमर है, और इसके अंदर डाइमर बनाते टाइम आपको वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती है। ये वो वाले डाइमर के तरीके हैं जिनके लिए हमने बात की है, और ये टाइप बनकर आया है जिसको हमने नाम दिया है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 तरीके बेसिकली हमने पढ़े हैं जो डाइमर और पॉलीमर बनाने के हमारे काम में आते हैं। सबसे पहला नाम जो हमने काम में लिया था उसको हमने नाम दिया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, बनाना बॉन्डिंग, जो कि पाई जाती है डाई बोरेन के अंदर। ये रहा डाई बोरेन का स्ट्रक्चर जिसके लिए हम बात कर रहे थे, और बनाना बॉन्डिंग को इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। ये रही बनाना बॉन्डिंग के एग्जाम्पल। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन उन एग्जाम्पल्स में पाया जाता है जहां कोने पर हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ये बनाना बॉन्डिंग के एग्जाम्पल होते हैं। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वहां पर पाया जाता है जहां कोने पर क्लोरीन हो, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो लोन पेयर डोनेट कर पाए। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। सबसे पहले के एग्जाम्पल में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में बनाना बॉन्डिंग आई थी। इसके अलावा जो हमने एग्जाम्पल काम में लिए थे वो था बेरिलियम के हाइड्राइड, जो कि डाइमर और पॉलीमर फॉर्म में बनाते हैं। अगला टाइप जो हमारे लिए बनकर आया था वो था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोऑर्डिनेट से डाइमर बनाने का। एल्यूमिनियम क्लोराइड का डाइमर था जिसका फॉर्मूला अपन ने लिया था Al2Cl6। बेरिलियम क्लोराइड के बनने वाले कंपाउंड यानी कि उसका डाइमर और उसका पॉलीमर, ये इस चीज के एग्जाम्पल होते हैं। डाइमर हो या पॉलीमर हो, हर कंडीशन में यही बनता है। आयोडीन का जो क्लोराइड होता है ICl3, उसका डाइमर हमने बनाया था, दिस वन इज I2Cl6, वो भी इसी से बनकर आता है। और आखिरी एग्जाम्पल जो हमने काम में लिए हैं वो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, जो कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के डाइमर बनाते हैं, जो पहले पैरा होते हैं और बाद में डाया बन जाते हैं। जैसे कि NO2 जो पहले कलर्ड था और ये बाद में कलरलेस बन गया। और इस तरह से आपको वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती, बस आप अनपेयर्ड को कंबाइन करके पेयर्ड अप कर देते हैं, ताकि वो जो पैरा थे वो बाद में डायामैग्नेटिक बनकर आ जाते हैं। ये बनाने का तरीका था। नेक्स्ट इंपैक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक इफेक्ट है जो पी ब्लॉक के अंदर डोमिनेट करता है, नाम दिया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि एक पेयर का बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाना, वही क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक पेयर जो बॉन्डिंग के काम में नहीं आ पाता, एस वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंपैक्ट दिखाई देता है। और उसका इंपैक्ट ये दिखता है कि जब आप पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। डी और एफ ब्लॉक तो आप पढ़कर आए,
उसके अंदर तो हमने कहा था कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है, और पी ब्लॉक के अंदर क्या कहते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का बढ़ना क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझते हैं। पी ब्लॉक है जिसकी हम बात करने वाले हैं। शुरुआत हमने की है ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। आगे वाली फैमिलीज में भी ये इंपैक्ट है पर सबसे नीचे की तरफ, इसलिए हम पूरा नहीं लिख पा रहे उसे। तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15 बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम यहां पर डील कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जो बोरोन फैमिली है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1, S में 2 और P में 1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। मतलब कौन सा चार्ज स्टेबल निकल कर आ गया उसकी वजह से, +3। कार्बन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2, S में 2 और P में 2। वैलेंस शेल में 4 है, मतलब कौन सा चार्ज स्टेबल हो गया, +4। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3, S में 2 और P में 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। वैलेंस शेल में 5 है, +5 तक स्टेबल होगा। तो इसके ग्रुप के हिसाब से इसका चार्ज देखा जाए तो यहां पर आता है +3, इस पर आता है +4 और इस पर आता है +5। ये इनके मोस्ट स्टेबल चार्ज हो गए। अब क्या क्या आया, ग्रुप नंबर 13 में आया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। कौन सा चार्ज स्टेबल, +3, +3, +3 और +1 दोनों आया पर ज्यादा स्टेबल, +3, +3 +4 दोनों, +3 +1 दोनों आया पर ज्यादा स्टेबल, +3, +3 और +1 दोनों आया पर ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, +1। ऊपर वालों पर कौन सा चार्ज स्टेबल आ रहा था, +3, पर जो सबसे आखिरी वाला है उसके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल, +1। आगे देखो, कार्बन फैमिली में बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में अगर देखें, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनकर आएगा, 2s2 2p2। सिलिकॉन का बनकर आएगा 3s2 3p2। S में 2 और P में भी 2, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा चार्ज स्टेबल, +4। अगला भी +4, दोनों आएंगे पर ज्यादा स्टेबल, +4। यहां पर भी +4 पर यहां पर ज्यादा स्टेबल, +2 हो गया। ऊपर वालों पर हायर पर नीचे वालों पर लोअर। उधर +4 चल रहा था पर यहां पर कौन स्टेबल हुआ, +2। इंपैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्यों हुआ है ऐसा, जरा देखिए। इनके कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ अगर निगाह डालें तो बोरोन फैमिली के जो 5 एलिमेंट थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, क्या कहा था, बोरोन फैमिली है जिनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP1। S में 2 और P में 1, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। इसीलिए कौन सा चार्ज स्टेबल होता है, +3। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1, D आ गया। इंडियम 5s2 5p1, D आ गया। थेलियम 6s2 6p1, D भी आ गया, F भी आ गया। ये सब आ गए। अगर बाहर की बात कर रहे हैं तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज स्टेबल हो गया, +3। 3 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज स्टेबल हो गया, +3। यहां पर भी अगर देखें तो 3 की वजह से चार्ज आ गया +3, पर हाँ +1 भी आ सकता है क्योंकि D आने लगा है। यहां पर भी ज्यादा स्टेबल +3 है, +1 भी आ सकता है क्योंकि D आने लगा है। इंपैक्ट यहां पर दिखा है, यहां पर जो ज्यादा स्टेबल चार्ज आया है वो +1 है, बाकी सब पे ज्यादा स्टेबल +3 था। क्यों कहा, थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिख रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन बनकर आया है 6s2, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद 6p1, इससे पहले जो भरा है वो है 5d, उसके अंदर 10 है, और उससे पहले 4f जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो। S और P में तो सब में इलेक्ट्रॉन गए हैं, पर इसमें नई बात आई है कि F में भी इलेक्ट्रॉन गया है। क्या पढ़कर आए हैं, जब इलेक्ट्रॉन F में जाता है तो हम जानते हैं कि जो F की शील्डिंग होती है वो होती है पुअर, शील्डिंग कमजोर होती है। S, P, D और F में सबसे पुअर शील्डिंग किसकी होती है, F की। और शील्डिंग कमजोर होती है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन लगता था जिसको हमने नाम दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहां पर क्या इंपैक्ट हुआ, हम जानते हैं कि F की शील्डिंग कमजोर होनी है तो उसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा कमजोर है तो माइनस होने वाली चीज कम हो गई, और अगर माइनस होने वाली चीज कम हो गई तो फिर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, फाइनल अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाएगा। और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसकी वजह से देखो क्या इंपैक्ट आया, ये न्यूक्लियस था, यहां से अगर हमने बनाए होंगे तो 6 शेल बनकर आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक। आखिरी वाले शेल की बात कर रहा हूं, आखिरी वाले शेल में भी देखें तो ये 6s है और ये 6p है,
वैसे तो एक ही शेल है पर उसके सब शेल मैंने अलग अलग दिखाए हैं ताकि आपको पता चल पाए कि जो NS था वो पहले भरा था और NP जो था वो बाद में भरा गया था। S वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं 2 और P वाले में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 1। S के अंदर 2 है और P के अंदर 1 है। अब जरा देखो इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर F के इलेक्ट्रॉन आए तो F की शील्डिंग कमजोर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि शील्डिंग कमजोर थी, इसलिए Z इफेक्टिव बढ़ गया, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की खींचने की पावर बढ़ेगी। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेगा। S और P में से S वाले ज्यादा करीब हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियस ने जो S वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको तो अपने नजदीक खींच लिया, और अगर इनको अपने नजदीक खींच लिया तो अब ये बॉन्डिंग के काम में नहीं आ पा रहे, और बॉन्डिंग के काम में नहीं आ पा रहे तो अब सिर्फ आप एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, वो होगा P वाला, और P का एक ही इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इसलिए कौन सा चार्ज स्टेबल हो गया +1, जबकि बाकी सबके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल था +3। तो लॉजिक क्या बनकर आया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन F में जा चुका है और F की शील्डिंग कमजोर होने की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ा, और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ा और न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, और खींचने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के S और P में से जो S वाले इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो गए। बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाने का मतलब ये है कि अब ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के काम में नहीं आ रहे, और एक पेयर का बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पेयर जब इनर्ट हो जाता है तो इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, इसी वजह से 2 का डिफरेंस आता है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आ रहे, और 2 के डिफरेंस से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है, और इसी इंपैक्ट को क्या नाम दिया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर, क्योंकि ये तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, F के अंदर। देखो क्या क्या, जैसे कि बात की जाए इससे पहले, जहां पर हम बात पहले कर रहे थे ये बोरोन फैमिली थी, नेक्स्ट वन कार्बन फैमिली की बात करें तो देखो क्या कहेंगे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बनकर आएगा 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। पर अगर मैं लेड का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो लेड का कॉन्फ़िगरेशन जो बनकर आएगा वो ये होगा कि इसके लिए आपको एक तो इनर्ट गैस लगानी होगी, और उसके बाद जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो बनकर आएगा 6s2 4f14 5d10 और 6p1, ये कॉन्फ़िगरेशन बनकर आया। आउटर मोस्ट शेल तो 6 है, 6 के अंदर सॉरी लेड की बात कर रहे हैं ना, तो लेड का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनकर आया, 6s2 और 6p2, ये बनकर आ गया। बात करें वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 S में है 2 P में है। ये रहा S वाला, ये रहा P वाला। मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पहले S भरा है बाद में P भरा है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, P के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब अगर बात की जाए इनके अंदर, तो इन दोनों के बीच में F प्रेजेंट है, और हम जानते हैं F की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर, और अगर शील्डिंग कमजोर होगी तो हम कहेंगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस खींच के रखेगा। जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा खींच के रखेगा। S और P में से ज्यादा करीब है S वाले इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस ने खींच लिया, और अगर खींच लिया तो ये बॉन्डिंग के काम में नहीं आ पाए। बॉन्डिंग के काम में ये नहीं आ पाए तो बस बॉन्डिंग के काम में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो होंगे P वाले, और अगर 2 ही आएंगे तो कौन सा चार्ज स्टेबल हो गया, +2। ऊपर सबके ऊपर स्टेबल आ रहा था +4, पर नीचे वाले पे कौन सा चार्ज स्टेबल हो गया, +2। तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर लोअर का स्टेबल हो जाना, और कितने के डिफरेंस से, 2 से। ये सब दिखा रहे थे +3 पर इसने क्या शो किया, +1। ये सब दिखा रहे थे +4 पर इसने क्या दिखाया, +2। ये सब दिखा रहे हैं +5 पर इसने क्या दिखाया, +3। तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबल हो जाना ही क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और कहां, सबसे आखिरी के एलिमेंट, जैसे बोरोन फैमिली के अंदर बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम में ये इंपैक्ट दिखा। बात की जाए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में ये इंपैक्ट दिखा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में ये आखिरी वाले में एग्जांपल में दिखा। तो ये सबसे आखिरी वाले में हुआ, और आखिरी वाले पे लोअर चार्ज स्टेबल हो गया। क्या क्या कह सकते हो, देखो, इनर्टनेस ऑफ आउटरमोस्ट S इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बाहर के S आपके काम में नहीं आ पा रहे। पूछे कौन सा वाला S काम में नहीं आया तो क्या कहेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन था कि 6s2 था और 6p2 था। P के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं, पर जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो S के इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग के लिए इनर्टनेस, वही क्या कहलाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा। अगर उसको न्यूक्लियस से ज्यादा पकड़ के रखा है तो आप उनको निकालना चाहेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि बॉन्ड बनने के बाद रिलीज होने वाली एनर्जी भी उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी, और अगर उसका कंपनसेशन नहीं हुआ तो मतलब उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो S वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाते हैं,
और आउटर मोस्ट शेल के s इलेक्ट्रॉनों का हेवियर मेंबर्स में इनर्ट हो जाना p ब्लॉक के अंदर ही क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में, आगे ही बोल रहा हूं मैं, आगे मतलब 13, 14, 15 के बाद 16 वगैरह उनमें भी होगा, पर आप पूरे ग्रुप में नहीं लगा पाओगे। पूरे ग्रुप में क्यों नहीं लगा पाओगे? जैसे यहाँ पर आप बोल रहे हो +3, +4, +5, ऑक्सीजन पे क्या +6 बोल पाओगे? वैलेंस शेल में तो 6 है पर +6 तो नहीं बोल पाओगे। पर हाँ, आखिरी के टाइम पर देखोगे तो वहां पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट तो दिख रहा होगा। पर हाँ, जहां पूरे ग्रुप में आपने दिखा उसकी मैं बात कर पा रहा था। तो यहाँ पर जो F के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो F के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। और उस Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज्यादा टाइटली खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनर्ट हो जाते हैं। और S के इलेक्ट्रॉनों का बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। उसकी वजह से क्या होता है ये ज्यादातर कहाँ दिखाई देता है? हेवियर मेंबर में, क्योंकि नीचे की तरफ जाओगे तभी तो F के इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो ऊपर की तरफ वाले में D इलेक्ट्रॉन तो आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे। S और P में तो कोई दिक्कत नहीं है, S और P तो नॉर्मल चलता ही रहता है, पर यहाँ पर D भी आने लगा। आप जानते होंगे D की भी शील्डिंग कमजोर तो होती है, ज्यादा कमजोर तो F की होती है, पर D की भी शील्डिंग थोड़ी बहुत तो पुअर है। और उस पुअर होने का इम्पैक्ट तो ये दिखेगा कि यहाँ पर भी +1 आने तो लगा, पर वो स्टेबल नहीं हो पाया। +1 तो तभी जाके स्टेबल होगा जब आप आखिरी में चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब F में जाएगा तभी जाके ये इम्पैक्ट डोमिनेट होगा। तो F की वजह से ही होता है, वरना D की भी शील्डिंग कमजोर होती है तो +1 आने तो लगता है, पर वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता। कितने के डिफरेंस से आता है? 2 यूनिट के डिफरेंस से आता है। क्यों आता है 2 यूनिट के डिफरेंस से? क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आ पाते, तो S के 2 इलेक्ट्रॉनों का इनर्ट हो जाने की वजह से 2 का डिफरेंस आया। जैसे बोरोन फैमिली में ऊपर +3 तो नीचे +1, कार्बन फैमिली में ऊपर +4 तो नीचे +2, नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर +5 तो नीचे +3। तो 2 के डिफरेंस से बॉन्डिंग के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आ जाना ही क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और क्या कहते हैं? मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है P ब्लॉक के अंदर। तो जो D ब्लॉक था वहां आप कहते थे नीचे की तरफ जाने पर हायर चार्ज स्टेबल है, और जब P ब्लॉक होता है तो हम कहते हैं नीचे की तरफ जाने पर लोअर चार्ज स्टेबल है, और नीचे की तरफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबल हो जाना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है, जैसा कि हम यहाँ पर कह रहे थे। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं F वाले इलेक्ट्रॉन्स। पहले इन F वालों की वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगा था, और अब की बार F वालों की वजह से एक इफेक्ट आया है जिसको हमने क्या नाम दिया है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक पेयर का बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाना। चलो अप्लाई करते हैं। क्या कहा? ऐसा क्या है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर पाता? चेक करना। PbI4 में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेड जो था वो कौन से चार्ज पर था? +4। अब आप पढ़कर आए हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, सबसे आखिरी में लेड है, और लेड पर कौन सा चार्ज स्टेबल है? +4। पर लेड +4 में तो रहता ही नहीं है, लेड जाना प्रीफर करता है +2 पे। कार्बन फैमिली में ऊपर की तरफ +4 स्टेबल है, पर नीचे की तरफ जाने पर +2 आएगा। अब +2 आएगा तो देखो क्या होगा। PbI4 में अगर हम नोटिस करें तो हम कहेंगे कि यहाँ वाला लेड +4 पर है, पर लेड +4 पे नहीं रहता, वो कहाँ जाना प्रीफर करता है? +2 पे। क्या करेगा? PbI4 टूटेगा, और टूट कर बनाएगा PbI2, और साथ में बनेगा I2। चेक करो, रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। क्या कहोगे रेडॉक्स के लिए? लेड जो था वो यहाँ पर आप अगर नोटिस करें तो लेड जो था वो +4 पर था, पर लेड +4 पे स्टेबल नहीं होता, वो कहाँ जाके स्टेबल होना चाहता है? +2। आयोडीन में क्या चेंज हुआ? ये आयोडीन जो पहले -1 पे था ये चला गया है 0 पर। चेक करना क्या क्या हुआ। PbI4 टूटकर PbI2 और I2 बना रहा है। लेड जो था वो +4 से +2 में गया है, चार्ज का कम होना, मतलब इसका तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन हो गया। आयोडीन -1 से 0 गया है, बढ़ गया, और चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हो गया। एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन, कैसा चेंज कहलाता है? रेडॉक्स। तो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। अब इस रेडॉक्स के लिए मैं क्या कह सकता हूं? लेड जो था वो +4 से +2 में गया है, तो लेड +4 जो है वो खुद का तो कर रहा है रिडक्शन, पर दूसरे का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो लेड +4 है वो कौन से एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन जो था वो -1 पर था, अब आयोडीन जो पहले -1 पर था वो 0 पे चला गया। -1 से 0 पे जाना मतलब खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। और खुद का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे का करेगा रिडक्शन, मतलब कौन से एजेंट की तरह ट्रीट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेड +4 जो है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना हुआ है, और I- रिड्यूसिंग एजेंट बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछे ना कि क्या कारण है कि PbI4 नहीं बना,
तो सिर्फ इनर्ट पे इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं। दोनों कौन कौन? इसके लिए लेड भी रेस्पॉन्सिबल है और इसके लिए आयोडीन भी रेस्पॉन्सिबल है। लेड तो +4 पे नहीं रहना चाहता, इसलिए वो +2 पे चला गया, और उसको +2 पे कौन लेके गया? I-, क्योंकि हम जानते हैं कि I- एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले भी कहीं पर ये चीज आई है जहां पर मैंने आपको इंडिकेट किया था और कहा था कि हेलोजेंस में अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो रिड्यूसिंग नेचर का सीक्वेंस होता है, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बनता है I-, फिर आता है Br-, फिर आता है Cl- और F-। I- की I2 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। I- से I2 में जाता है, I2 सॉलिड स्टेट में है। Br- Br2 में जाता है, वो लिक्विड है। Cl- Cl2 में जाता है, F- F2 में जाता है, वो गैसियस स्टेट में होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। I2 बनाने पर सॉलिड बनेगा, स्टेबल फॉर्म है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए मतलब I- से I2 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। और I- से I2 जाता है मतलब खुद का करता है ऑक्सीडेशन, और जो खुद का करते हैं ऑक्सीडेशन वो दूसरे का करते हैं रिडक्शन। मतलब कौन से एजेंट की तरह बिहेव करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो कहते हैं I- सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसी वजह से उसके साथ किसी का हायर चार्ज स्टेबल नहीं होता, वो हायर को कहां ले जाता है? लोअर में। इसलिए I- बहुत बड़े रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, जिसकी वजह से PbI4 का बनना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ स्टेबल होते हैं, लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हायर चार्ज को स्टेबल कर देगा, वरना जो हायर वाले हैं उसको लोअर की तरफ ले जाते हैं, जो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो वाले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखो क्या लिखें, जैसे लेड के रेस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन यहाँ तक खत्म होने वाला है। बात की जाए अगर लेड हायर चार्ज कौन सा था? +4। नेक्स्ट वन, बात की जाए बिस्मिथ के ऊपर हायर चार्ज कौन सा स्टेबल था? +5। नेक्स्ट वन, अगर बात की जाए कि थेलियम जो था वो कौन से चार्ज पर था? +3। कॉपर के ऊपर हायर चार्ज कौन सा लिख दिया? +2। आयरन के ऊपर हायर चार्ज लिख दिया +3। ये सब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर I- के साथ आना है तो हम कहेंगे कि I- बहुत बढ़िया कौन से एजेंट की तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो किसी भी एलिमेंट को हायर चार्ज पर नहीं रखते, वो हायर से कहां ले जाते हैं? लोअर पर। लेड को +4 से कहां ले जाएगा? लेड के अंदर +2 में। बिस्मिथ जो +5 पे था उसको कहां ले जाएगा? बिस्मिथ +3 पर। नेक्स्ट वन, थेलियम जो +3 पर था उसको कहां ले जाएगा? थेलियम +1। कॉपर जो +2 पर था उसको ले जाएगा कॉपर +1। आयरन जो +3 पर था उसको ले जाएगा आयरन +2। मतलब फेरिक को कहां ले गया? फेरस। क्यूप्रिक को कहां ले गया? क्यूप्रस। मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे उनको ये कहां ले जाके पटक देगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाके पटक देगा, और खुद ऑक्सीडाइज होके बना देगा I2। चेक करो क्या किया। आयोडीन जो था वो -1 पर था, -1 से कहां चला गया? 0। खुद का क्या कर लिया? ऑक्सीडेशन। और जो खुद का करते हैं ऑक्सीडेशन वो दूसरे का क्या करते हैं? रिडक्शन। मतलब कौन से एजेंट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो I- बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा सेम बिहेवियर Cn- भी करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? साइनाइड। और इसी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज हैलाइड से मैच करती है, तो वो एक नाम दिया जाता है स्यूडो हैलाइड। स्यूडो हैलाइड का मतलब ये हुआ कि वो हैलाइड तो नहीं है और उसकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं हैलाइड आयन से मैच करती है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया जाता है? स्यूडो हैलाइड। एक कंपाउंड आया था जिसमें अपन ने कॉपर का साइनाइड के साथ कंपाउंड बना दिया था CuCN2, पर हमने कहा नहीं, साइनाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर को +2 में नहीं रखेगा, +1 में ले जाएगा। फिर कंपाउंड बनाया CuCN, फिर KCN के साथ एक्सेस में मिला के कॉम्प्लेक्स बना दिया था K3CuCN4, जहां कॉपर कौन से चार्ज पे था? +1। तो ये जो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, इनके साथ एलिमेंट हायर चार्ज पे नहीं रहते, कहां जाके स्टेबल होते हैं? लोअर चार्ज पर। और अगर आपको हायर चार्ज पे स्टेबल करना ही है तो फिर आप इस तरह के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ स्टेबल करो, तब बनाएंगे। जैसे लेड पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि आयोडीन के साथ +4 वाला नहीं बन रहा, फ्लोरीन के साथ हाँ PbF4 बनाते आप। फ्लोरीन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको रिड्यूस नहीं कर रहा होता। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, ओनली BiF5 एग्जिस्ट करता है पर BiCl5 भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अब BiF5 क्यों एग्जिस्ट कर गया? क्योंकि यहाँ फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, और फ्लोरीन जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए इसको +5 पे स्टेबल कर दिया। पर अगर क्लोरीन की बात करें तो फिर वो उसको रिड्यूस करेगा। क्या करेगा रिड्यूस करके? अगर मैं बात कर रहा हूं BiCl5 की, तो मैं कहूंगा कि क्लोरीन के साथ बिस्मिथ जो है वो +5 पे स्टेबल नहीं है,
तो बिस्मिथ +5 पे स्टेबल नहीं है तो कहाँ जाएगा, +3 पर। कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनाएगा BiCl3 और साथ में बनकर आएगा Cl2। चेक करो फिर से रेडॉक्स हो गया होगा। बिस्मिथ जो था वो +5 पे था, +5 से चला गया +3, मतलब खुद का तो किया है रिडक्शन, और जो खुद का करते हैं रिडक्शन वो दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। कौन से एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन -1 पर था, -1 से 0 पर गया, खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं वो दूसरे का करते हैं रिडक्शन, मतलब कौन से एजेंट की तरह बिहेव किया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन ने भी रिड्यूस कर दिया। तो एक फ्लोरीन ही है जो कि हायर चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरीन लेस रिड्यूसिंग है, इसीलिए BiF5 एग्जिस्ट कर रहा है। पर क्लोरीन रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके इसको बिस्मिथ को +3 पे ले जाएगा और साथ में Cl2 बना देगा। इसीलिए कहा जाता है कि फ्लोरीन जो होते हैं वो हायर चार्ज को स्टेबल कर देते हैं। अपन पहले कंपाउंड बना के देखते थे ऐसे कि आप फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही हायर चार्ज लगाते हैं, क्योंकि अगर आपने इनके साथ हायर चार्ज लगाने की कोशिश की तो ये हायर पे स्टेबल नहीं रखेंगे और हायर को कहां ले जाके पटक देंगे, लोअर के अंदर। चलो, PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, क्या लॉजिक दोगे भाई, चेक करो। PbCl2 में अगर मैं बात करूं तो ये जो लेड है ये कौन से चार्ज पर स्टेबल है, +2, और PbCl4 में अगर मैं बात करूं तो ये जो लेड है वो कौन से चार्ज पर है, +4। अब आपसे क्या पूछा जाए, लेड के अंदर कौन सा चार्ज स्टेबल, +2 या +4, क्या कहोगे। कहे सीता जी सुने प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ऊपर वालों पे +4 पर नीचे वाले पे +2 स्टेबल है। कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर आपने PbCl4 बना भी दिया तो भी आपको उसको तोड़ना पड़ जाएगा। वो तोड़ के क्या बनाओगे, लेड +4 पे था, +4 पे स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या बनाएगा, PbCl2 और साथ में Cl2। +4 से गया +2, मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन, ये -1 से गया 0, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसलिए ज्यादा स्टेबल तो PbCl2 ही रहेगा। नेक्स्ट वन चेक करो। थेलियम थर्ड आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। थेलियम थर्ड का मतलब क्या कहेंगे कि TLI3 अगर आपको बनाना है और आपसे पूछा जाए कि ये थर्ड वाला है, मतलब थर्ड कहने का मतलब ये है कि थेलियम तो हो +3 में और आयोडीन हो -1 में, तो हम कहेंगे कि इसका इस तरह से एग्जिस्टेंस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थेलियम +3 पर है और हम जानते हैं I- बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो थेलियम को +3 पे नहीं पटकेगा, वो तो कहाँ ले जाके पटक देगा, +1 पे, इसलिए थेलियम +3 में नहीं रह सकता। पर फिर भी आप जानते हो कि TLI3 तो बनता है। अब अगर TLI3 अगर बनता है तो आपसे पूछा था ये कैसे बनकर आया, इसको इंडिकेट करो, तरीका समझिए। पूछा जाता है क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, तो कहता है कि अगर TLI3 एग्जिस्ट करता है तो बताओ इसके आयंस क्या क्या होंगे। अब अगर TLI3 एग्जिस्ट करे तो इसके आयन देखो कैसे, TLI3 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा इस तरह से, Tl पे +1 और साथ में टूटेगा I3-1, ये बना। क्रिस क्रॉस करो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और TLI3 बन गया। थेलियम पे +1 स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और I3- स्टेबल होता है क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर बना देता है। कैसे बनाते हो I3- चेक करो। आयोडीन पे माइनस लगाया, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 थे और माइनस लगते हैं एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, कितने हो गए 8। आयोडीन के पास 8 है, 1 2 बाकी 3 4 5 6 7 8। कैसा स्ट्रक्चर बनकर आ गया, लीनियर। ये रहा I3-। या एक और तरीका हो सकता है, I3- को आप इस तरह से ब्रेक करके दिखा सकते हो, एक तो I2 और साथ में I-। I- जो होगा वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और अपना लोन पेयर डोनेट करके I- के साथ I- लोन पेयर डोनेट करेगा और I2 के साथ कौन सा बॉन्ड बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो I- है जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम नाम देते हैं लेविस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम नाम देते हैं लेविस एसिड, और दोनों कंबाइन करके आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। तो TLI3 एग्जिस्ट करता है, पर थेलियम वहां +3 की फॉर्म में नहीं होता, कौन से फॉर्म में होगा, +1, तब जाके ये चीज स्टेबल है, अदरवाइज का बनना पॉसिबल नहीं होता। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट में बनते हैं। और इनके साथ एक और लॉजिक जो साथ में इंक्लूड हो जाता है वो हो जाता है कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन है, I-। I- के साथ कोई भी एलिमेंट हायर चार्ज पे स्टेबल नहीं होता, वो हायर को कहां ले जाता है, लोअर के अंदर। इसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था बड़ा ही सीधा सा, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, इसके अंदर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम में, बताओ क्या सीक्वेंस होगा। बोरोन फैमिली के एलिमेंट है, कौन कौन आता है,
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अगर आपसे पूछा जाए +1 की स्टेबिलिटी बतानी है तो क्या कहेंगे? इस ग्रुप पे 2 चार्ज स्टेबल है, ऊपर वालों पे तो ज्यादा स्टेबल होगा +3 और नीचे वालों पे ज्यादा स्टेबल होगा +1। अगर पूछा +3 की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या है तो क्या कहेंगे? ऊपर की तरफ जाने पर हायर चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है और नीचे की तरफ जाने पर लोअर चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो +1 कहाँ स्टेबल, ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ। बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम और इंडियम से ज्यादा थेलियम। नीचे जाने पर लोअर, ऊपर जाने पर हायर। जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन में आपसे कार्बन फैमिली से पूछता, कंपाउंड हमें लिख के दे देता, कार्बन का हेलोजन के साथ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाद लिखा गया टिन और फिर लिखा गया लेड। इसके बाद एक और सीरीज बनाते हैं, फिर से वही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और फिर लेड। आपसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी का सीक्वेंस जमाना है। चेक करो क्या कहोगे। ऊपर वाली जो कार्बन की सीरीज बनी है वो कौन से चार्ज के हिसाब से बनी है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। और नीचे वाली जो सीरीज बनी है वो कौन से चार्ज के हिसाब से बनी है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। क्या कहोगे? हायर चार्ज की स्टेबिलिटी ऊपर ज्यादा और लोअर चार्ज की स्टेबिलिटी नीचे ज्यादा। +2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लेड, फिर टिन, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन। और +4 के लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मतलब क्या कह सकते हैं? हायर चार्ज ऊपर और लोअर चार्ज नीचे। +3 के लिए पहुंचता बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और +1 के कहेगा तो रिवर्स सीक्वेंस होगा, नीचे वाले पर लोअर और ऊपर वाले पर हायर चार्ज स्टेबल होते हैं। तो यही वो इंपैक्ट था जिसकी हम बात कर रहे थे और उसको हमने नाम दिया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक पेयर का बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर लोअर चार्ज स्टेबल होते हैं। कितने के डिफरेंस है? 2 के डिफरेंस है। बोरोन फैमिली में ऊपर वाले पे +3 और नीचे वाले पे +1। कार्बन फैमिली ऊपर वाला +4, नीचे वाला +2। नाइट्रोजन फैमिली ऊपर वाले पे +5 और नीचे वाले पे +3। तो नीचे की तरफ जाने पर 2 के डिफरेंस से लोअर चार्ज स्टेबल होता है। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उसका लॉजिक ये होता है क्योंकि नीचे वाले में F के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। F की शील्डिंग होती है पुअर। अगर शील्डिंग कमजोर होगी तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से S वाले इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। और जो NS, जो बाहर की तरफ S के इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग के काम में नहीं आ पाते। और S के इलेक्ट्रॉनों का बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बोरोन फैमिली में नीचे जाने पर +1, कार्बन फैमिली में नीचे जाने पर +2 और नाइट्रोजन फैमिली में नीचे जाने पर +3। तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबल हो जाना ही क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक पेयर है जो बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाता है, दैट इज S वाला। इसी वजह से ऐसा इम्पैक्ट आता है।